इस वक्त जो आप सीन देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी भीड़ देख रहे हैं, ये कोई प्रोग्राम नहीं बल्कि एक ये दर्दनाक मंजर है जहाँ पर घर में बेटे की लाश पड़ी है और बाहर बाप हैं। क्या मामला है पूरा हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं, फिर पिता की ज़बानी हम आपको सुनाएंगे क्या हुआ था पूरा मामला। इस वक्त हम मौजूद हैं अदरी के फैज़ नगर में, जिला मऊ में, और थाना कोपागंज आता है। इनके साथ एक बड़ी ऐसी घटना घटित हो गई है कि जिसकी भरपाई जीवन भर कभी नहीं हो सकती है। मामूली विवाद को बढ़ा करके धार्मिक जलसा था परसों, यानी 10 तारीख को 10 तारीख को धार्मिक जलसा था, जिसमें इनके बेटे जलसे के बाद आकर के बगल के एक होटल पर चाय पीने गए, जहां चाय पीने वक्त 7 लोगों ने आक्रामक हमला उनके ऊपर कर दिया और जान बचाते हुए अपने घर के अंदर भाग गए इनके बेटे, जिनकी इस वक्त मृत्यु हो चुकी है, और घर के अंदर भाग गए। लेकिन जो अपराधी थे काफी मनबर थे, और इतने मनबर थे घर के अंदर से खींच के उनको मारना शुरू किए। जैसा इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि घर के अंदर से खींच के इनको मारे, खड़े ईंट से मारे, सीने पर, कान से, मुंह से, गले से खून निकलना शुरू हो गया, नाक से, और जब गिरे हैं तो पीछे सर पर चोट आ गई है। उसी समय तत्काल मौके पर बेहोश हो गए। लेकिन बेहोशी के बाद भी जालिमों और अपराधियों ने, हत्यारों ने मारना नहीं छोड़ा और लगातार मारते चले गए। काफी बुरी हाल में जब उनको ये समझ में आया कि मर चुके हैं, तो बीच बचाव करते हुए कुछ लोगों ने छुड़ाया, और छुड़ाने के बाद वहां से जब अपराधी यानी हत्यारे जो थे जब वो वहां से चले गए हैं, तो काफी गंभीर स्थिति में इनको जब पुलिस थाने पे लोग लेके गए हैं, और जब पुलिस इनका ले जाके जो मृतक हैं उनका पुलिस ने मेडिकल कराया, तो मेडिकल में भी अनकॉन्शियस कंडीशन उसमें स्पष्ट रूप से लिख करके उसको रिफर कर दिया गया बीएचयू के लिए। लेकिन कंडीशन सीरियस देखते हुए मऊ के ही शाहजहां हॉस्पिटल में मृतक को भर्ती किया गया, और लगभग 24 घंटा करीब, कितना देर भर्ती किए थे आप? लगभग 24 घंटा करीब भर्ती किए थे, और कंडीशन में जब सुधार नहीं हुआ तो लखनऊ के लिए हॉस्पिटल द्वारा रिफर कर दिया गया, और सिटी स्कैन वगैरह सारी रिपोर्ट भी बिल्कुल गंभीर आई है। स्पष्ट तौर पे उस पर लिखा हुआ है किस तरीके का हमला हुआ है और कैसे मारा गया है, और योजनाबद्ध तरीके से ये साजिश की गई है। अब इतनी बड़ी साजिश के बाद हम आपको बता दें, इस बीच में इस परिवार ने क्या क्या झेला। जहां एक तरफ मौत से जूझते लड़के को लेकर के हॉस्पिटल में थे, उसी वक्त थाने पर पुलिस का क्या रोल था, इतना गंदा रोल मऊ की कोपागंज पुलिस का आपने कभी सुना नहीं होगा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए ये काफी परेशान थे। एफआईआर में भी जब इन्होंने लिखा था कि घर के अंदर घुस के लड़के को मारा गया, यानी कि आईपीसी की धारा 452 बनती है, इस धारा को निकालने के लिए जबरन यानी इस सेंटेंस को निकाला गया। उसके बाद इनसे कहा गया कि आप ये मौके पर लड़का आपका बेहोश नहीं हुआ था, आप इसमें से ये भी हटाइए, जबकि मौके पर लड़का बेहोश पड़ा था, बेहोशी के हाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोपागंज में जिसको ले जाया गया था, जिस पर अनकॉन्शियस कंडीशन लिखते हुए उसको रिफर भी किया गया। इतनी गंदी भूमिका मऊ पुलिस की देखने को आज तक नहीं मिली जो इस समय देखने को मिल रही है। और सवाल ये है कि 7 अपराधी अभी तक, और इन्होंने तो अपने लड़के को खो दिया। लड़के की तो रात में कितने बजे मृत्यु हुई? करीब अस्पताल से निकले 3 बजे के आसपास, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। उसके बाद लोग आजमगढ़ ले जाना शुरू किए जी, तो अब हम लखनऊ, तो आजम ही गढ़ जाते जाते करीब उसकी मौत हो गई। उसके बाद लेकर के घर आए। घर आने के बाद पुलिस वाले आए 7-8 बजे करीब। उसके बाद वो लोग मतलब आजमगढ़ अभी आप लोग पहुंचे नहीं थे, रास्ते ही में मौत हो गई। और मामला असल ये है कि सर कि जो है इतनी घटना होने के बावजूद भी मैं थाने पर जो है अपनी जो है दरखास्त दिया, मगर बावजूद देने के थानेदार ये, मेरा नाम मोहम्मद अकरम है, मैं लड़के का पिता हूँ जी। और वो कह रहे थे कि ये धारा मृत्यु हुई, जिनकी हत्या की गई, उनका क्या नाम है? उनका हफीजुर रहमान नाम है। कितनी उम्र रही? तकरीबन 28 साल के आसपास। बताया जा रहा है कि नवविवाहित जल्दी उनकी शादी हुई थी। जी, करीब 1.5 साल हुआ है शादी। तो उसके बाद देता रहा, मैं कह कि ये बिंदु निकाल दीजिए, घर में घुसने वाला, ये जो है जो बेहोश हुए इसको भी निकाल दीजिए। ऐसे निकलवा दी, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद छोड़ करके फिर हॉस्पिटल चला गया। अच्छा, यानी कि जब आपने प्रार्थना पत्र दिया था एफआईआर, तो उसी वक्त आपसे कहा जा रहा था, दबाव बनाया था कि ये इसमें से आप सेंटेंस हटा दीजिए, तो उन सेंटेंस को आपने हटाया नहीं, तो एफआईआर नहीं दर्ज हुई। जी, फिर एफआईआर आपकी कैसे दर्ज हुई? उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद आगे हॉस्पिटल में, उसके बाद कुछ लोगों से कहा, यहाँ तक कि आई साहब से भी मैंने फोन किया। अच्छा जी, तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, आपने दस्तखत नहीं की है। तो मैंने कहा सर जो एप्लीकेशन लिखी है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, कि जाइए जो भी लिखना वो आप लिख दीजिए, जिस पे जिम्मेदारी दस्तखत थी। उसके बाद क्या थानेदार ने मुझको बुलाया,
वो सुरेंद्र नाम है उनका, शैलेंद्र नाम है, उनके जरिए बुलवाया गया मुझको। उसके बाद कहा जाइए जो भी लिखना हो लिख करके दे दीजिए। तो मैंने लिखा, जो लिखना था मैंने लिखा कि भाई इस तरीके से मेरे बच्चे को मारा पीटा गया। उसके बाद उन्होंने जो वो रिपोर्ट ले लिया। लेकिन उसमें जो आपने एप्लीकेशन लिखा था, उस एप्लीकेशन में तो ये कहीं नहीं दोबारा वाले में लिखा है कि आपके घर के अंदर हत्या हुई है। लोकेशन भी क्लियर नहीं, हत्या कहाँ पर हुई, कहाँ मारना शुरू की, कहीं नहीं लिखा उस पर एप्लीकेशन पर। जी, तो वो कह रहे थे कि इसको हटा दीजिए, पहले ही दबाव बना रहे थे। तो यानी उनके दबाव में आपने उस सेंटेंस को हटाया? जी, मैंने कहा कि ये नहीं दर्ज करेंगे, लाइयत नहीं, मैं लिख देता हूँ। अच्छा, मतलब अब यहाँ देखिए एक पॉइंट सुनने वाली बात है कि जब इनको ये लगा कि अब ये मजबूर हो गए, FIR दर्ज नहीं होगी, तो न्याय पाने के लिए इन्होंने वो शब्द, यानी कि जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में FIR की एप्लीकेशन में हम आपको दिखा देंगे जिसपे FIR दर्ज हुई, उसमें लोकेशन तक नहीं लिखा गया है किस जगह पर दर्ज हुई है। पुलिस ने गुंजाइश बना लिया है कि कहां पर ये मामला हुआ था। इतनी गंदी भूमिका मऊ पुलिस की, ऐसे आदमियों को नौकरी करने का कोई अधिकार नहीं है। जांच होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। किस वजह से, कहां से ये पुलिस वाले प्रभावित होकर के ऐसा काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि आला अधिकारियों से भी इस मामले में वर्जन लिया जाए और आपको सुनाएंगे कि क्या उन लोगों का कहना था। लेकिन फिलहाल जो इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है, कहीं ना कहीं थाना कोपागंज की पुलिस भी इसमें शामिल है हत्यारों के साथ, जो अब तक हत्यारे नहीं पकड़े गए हैं। और यहाँ हम चाहेंगे थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाएं, घर के बाहर कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है और ऐसी दर्दनाक मौत हुई है। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, अभी हम लोग आए हैं तो बताया गया है कि काफी दर्दनाक मौत हुई है और बिल्कुल नृशंस हत्या की गई। जिस तरीके से मारा जा रहा था, लड़का बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। उस बेहोशी की हालत में भी हमलावरों ने, 7 हमलावरों ने लगातार इतना मारा कि जब तक उनको ये नहीं लगा कि मर गया है तब तक नहीं छोड़ा। लोगों को छुड़ाने के बाद भी ये हालती घर के पास से, जबकि सबसे सुरक्षित जगह अपना घर होता है, घर के अंदर से मनबड़ अपराधियों ने खींच के मारा, जिसमें से 7 लोग थे। एक लड़का मऊ का, कहाँ का रहने वाला है? मऊ शाही कटरा के पास का रहने वाला है। नाम सातों का याद है आपको? जी याद है आपको? नाम 7 लोगों का नाम याद है? मोहम्मद जाहिद नाम है मऊ वाले का नाम मोहम्मद जाहिद है। अभी FIR की कॉपी से हम आपको चाहते हैं कि आप भी जाने कि वो 7 हत्यारे कौन हैं और जिला प्रशासन को सख्त से सख्त निगाह रखना चाहिए। और एक बात और बता दें, पुलिस देखिए धाराओं की चोरी कैसे करती है अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए। IPC की 452 लगना चाहिए था घर के अंदर घुसने के लिए, और जब मौके पर तत्काल बेहोश हो गया तो 307 लगना चाहिए था, सर के ऊपर था तो 307 को 308 बना करके, यानी कि गैर इरादतन हत्या का प्रयास वाले मामले में किया गया है। और अब इस मामले को 308 को पुलिस 304 में कन्वर्ट करेगी, जबकि सच्ची बात यह है कि मामला IPC की धारा 302 का बनता है, हत्या का यह मामला बनता है। अब देखना यह है कि इस प्रकरण को पुलिस किस तरीके से लेकर चलती है, अपराधियों के साथ साजिश में शामिल होकर के इनको न्याय मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, और आला अधिकारी इस मामले में क्या करते हैं। ये काफी बड़ी घटना घटित हो गई है मऊ जनपद की। हमको लगता है कि इस साल की सबसे दर्दनाक घटना ये घटित हुई होगी। और देखिए FIR की कॉपी हमारे पास है, हम आपको बता देते हैं इसमें कि इसमें थाना कोपागंज में FIR नंबर 173/23 FIR दर्ज हुई है, और वो भी DIG साहब से बात करने के बाद FIR दर्ज हुई। इसमें धाराएं जो लगाई गई हैं 147, 323, 352 और 308 लगाया गया है, और 7 आदमी इसमें नामजद हैं। साथ में एक जमील अहमद है जिसके पिता का नाम है निजामुद्दीन, फैज नगर अदरी का ये रहने वाला, ये यानी यहीं का रहने वाला है, मुकामी है। इसमें फैज नगर अदरी, 4 लोग तो आपके पड़ोसी इसमें दिख रहे हैं जिनका नाम है, इनका सुन लीजिए, जमील अहमद, ओसामा, मोहम्मद नईम, मोहम्मद नदीम। ये 4 लोग इनके पड़ोसी हैं। और शमसुल हसन जो कि अदरी, कोट अदरी ये रहने वाले हैं, और एक अबुसाद नाम के हैं जो कोट अदरी के, यानी 2 आदमी कोट अदरी के, और एक है जो एक हत्यारा है अपराधी जाहिद नाम का, जिसके पिता का नाम जियाउद्दीन है, शाही कटरा कोतवाली मऊ का रहने वाला है। तो आप सभी से अनुरोध है कि पुलिस को भी इसकी सूचना दें, कहीं भी ये छुपे हो। लेकिन फिलहाल तो सवाल ये उठता है कि पुलिस इनको ढूंढ रही है या नहीं ढूंढ रही, सवाल तो ये उठता है। कहीं जरूर पता नहीं चल रहा है कहीं भी पुलिस का, बल्कि होने के बाद मैंने दरखास्त के बाद मेरे ही दरबार पे आकर के गाली गुप्ता दे रहे थे। किसने दिया था? वो पुलिस वाले। क्या कह रहे थे? वही उल्टा सीधा गाली वगैरह दे रहे थे। मैं तो था नहीं, मैं मऊ में था। दे रहे थे? क्या वजह थी? अब क्या वजह थी वो जाने। मतलब आपका लड़का घायल है इसलिए आपको दी जा रही थी गाली? क्या मालूम, होना तो मेरी तरफ से चाहिए था कि मेरी तरफ से जाकर के उनके दरवाजे पे दस्तक दें, मगर उल्टे मेरे ही दरवाजे पर। आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ सर कि बस न्याय मिले मुझको। किस तरह का न्याय चाहते? न्याय मिले कि जो धारा लगनी चाहिए, जो 302 की, 452 की। मतलब आपके हिसाब से इसमें आप मानते हैं कि पुलिस भी दोषी है आपके हिसाब से? मुझे लगता है सर पूरी तरह से पुलिस मिली हुई है। कह रहे थे कि आप लिखवा के जा रहे हैं। कहा था? एक सिपाही थे, वो कह रहे थे कि वो भी पार्टी आएगी, उसके बाद वो भी दबिश देगी। अच्छा, हाँ, वो मतलब वो भी पार्टी उनकी जो कापी वो रखे हुए थे। हाँ। अभी दर्ज नहीं किए हुए थे, पहले कह
उनको बुलवाइए मुझको, यानी इधर जो है उसके बाद उसकी दर्ज करेंगे। अच्छा, ये कितनी देर बाद FIR दर्ज हुई है? क्या तारीख की घटना, कितने बजे की है ये 10 तारीख की घटना? 10 तारीख करीब 10:30 बजे के आसपास की घटना। अच्छा, अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, 10 तारीख की रात 10:30 बजे करीब की घटना है और FIR दर्ज हुई, वो भी DIG महोदय चूंकि बिल्कुल सख्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हैं और न्याय दिलाने के भरपूर प्रयास करते हैं अपने स्तर से, तो DIG महोदय के निर्देशानुसार FIR दर्ज हुई, वो भी रात में 10:30 बजे 11 तारीख को, यानी कि 24 घंटे के बाद FIR दर्ज हुई और उसके बाद फिर कल होकर के शाम में दर्ज हुई। जी वही 10:10 कुछ मिनट का टाइम है, 22 कुछ मिनट का टाइम इसमें दिया गया है। मतलब नृशंस हत्या करने के बाद हत्यारों को पुलिस किस तरीके से संरक्षण दे रही है, यहाँ पुलिस की भूमिका स्पष्ट तौर पे आप देख सकते हैं। और हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो अगल बगल थोड़ा माहौल है, यहाँ पर हम चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा इधर करके थोड़ा सा आगे चला जाए और दिखाएं कि गम में डूबा हुआ है ये पूरा फैज नगर अदरी, जो कंडीशन यहाँ पर है और किस तरीके से लोग यहाँ पर लगातार आने जाने का सिलसिला जारी है। ये कंडीशन नहीं है लाश की, मृतक की, कि उसको देर तक रखा जाए। 5:45 पर मिट्टी का टाइम दिया गया है और इसी घर में जो है रखा गया है, मिट्टी को अंदर रखा गया। मिट्टी कहाँ है? आगे ले गए हैं, कहाँ पर है? अच्छा, मदरसे में मिट्टी है। यहाँ देख सकते हैं कि घर से निकाल करके मिट्टी को यहाँ मदरसे में शिफ्ट कर दिया गया है। मस्जिद है, मस्जिद में मिट्टी को शिफ्ट कर दिया गया है। काफी बड़ी भीड़ है और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि मौके पे 2 पुलिसकर्मी भी तैनात है, कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये है मृतक का घर, जहाँ पर देख सकते हैं छत पे महिलाएं हैं और सरफराज एक्सीलेंट एंटरप्राइजेस के नाम से ये बैनर लगा हुआ है। ये है मृतक का घर और ये रजा नगर फैज नगर अदरी है, जहाँ की ये पूरी घटना है और निहायत ही नृशंस हत्या की गई है और अपराधियों को अभी तक पुलिस ने पकड़ा नहीं है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर भी एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि आखिर क्यों अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इस वीडियो का प्रभाव देखना कहाँ तक पड़ता है। फिलहाल इस मामले का संज्ञान चूंकि DIG महोदय को है और उम्मीद है कि इस परिवार को न्याय मिलने की संभावना अधिक बनी हुई है। अब देखना यह है कि इस तरीके से जो और भी घटनाएं हैं जहां हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर आपके साथ भी कभी इस तरीके की ऊपर वाला न करे कोई घटना घटित हो, लेकिन कभी इस प्रकार का कोई मामला अगर हो तो आप हमारे नंबर पर, मारीना संदेश पर कॉल करें और इस समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो अपराधी हैं, पीड़ित हैं, वो जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में आए और आला अधिकारी तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो का जो असर है पीड़ित परिवार को न्याय मिलने के लिए वीडियो कारक बने।